Welcome back guys, welcome to the fourth part of MCQ series related to dialysis. तो हमने जो MCQ सीरीज़ अभी तक डायलिसिस की है, जिसके हमने 3 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये क्वेश्चंस डायलिसिस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो बने रहिए हमारी सीरीज़ के साथ एंड यू विल श्योरली गेट सम गुड MCQs आउट ऑफ दिस. सो लेट्स बिगिन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट डज इट सेज? ये क्या रहा है क्वेश्चन? द नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्टिंग रेस्पिरेशन इन एन अडल्ट इज. एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के अंदर जो नॉर्मल रेस्टिंग रेस्पिरेशन रेट होता है, कितने टाइम वो 1 मिनट में ब्रीथिंग करता है, वो कितना होता है? ऑप्शन ए इज 12 to 20, ऑप्शन बी इज 20 to 40, ऑप्शन सी एंड डी आर साइमल्टेनियसली सेम. तो मेनली देखा जाए तो ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से सही ऑप्शन को टिक करें एंड देन वी विल सी द एक्सप्लेनेशन. Okay, moving to the explanation. The right answer will be 12 to 20 breaths per minute. जो respiration rate होता है वो क्या होता है? is the frequency of breathing that is recorded as a number of breaths per minute. 1 मिनट में आप कितना ब्रीथिंग करते हैं उसका ये रेट होता है, और जनरली एक हेल्दी ह्यूमन एडल्ट 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट करता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज इट सेज? इट इज क्वेश्चन नंबर 47. For which of the following situation would you use the stand and pivot technique to transfer a patient? इनमें से कौन सी सिचुएशन में आप स्टैंड एंड पाइवोट टेक्निक जो होती है पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए आप यूज़ करेंगे? तो ये बहुत ही फैक्चुअल आंसर है, आपको पता होना चाहिए पहले कि स्टैंड एंड पाइवोट टेक्निक होती है एक्चुअल में, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. तो लेट्स सी द ऑप्शंस हियर. फर्स्ट, पेशेंट इज़ ब्रॉट इनटू द डायलिसिस क्लिनिक ऑन अ स्ट्रेचर. आपका पेशेंट डायलिसिस क्लिनिक के अंदर स्ट्रेचर के द्वारा लाया गया. Option B says patients can bear weight once standing but has trouble getting up from the dialysis chair. Option C says patient can get out of the dialysis chair without any problem. Option D says patient is complaining of dizziness and nausea. तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सही आंसर है उसको टिक करें एंड देन वी विल सी द एक्सप्लेनेशन. ओके, मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. पेशेंट कैन बियर वेट वन स्टैंडिंग बट हैज़ ट्रबल गेटिंग अप फ्रॉम द डायलिसिस चेयर. जनरली पेशेंट्स क्या होते हैं, आमतौर पे ओल्ड एज के अंदर पेशेंट्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि वो एक बार खड़े हो जाएं तो फिर तो प्रॉपरली अपना वेट वगैरह बैलेंस कर पाते हैं, पर उनको खड़ने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है. तो स्टैंड और पाइवोट जो हमारा एक मेथड है वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा यूज़ के अंदर रहता है इन केसेस के जनरली. Moving on to the next question, that is question number 48. What does it says? Which of the following method kills bacteria but will not destroy all of them completely? इनमें से कौन सा मेथड है जो बैक्टीरिया को इरेडिएट कर देता है, किल कर देता है, बट सभी नहीं, नॉट ऑल ऑफ देम? तो ऑप्शन ए इज एसेप्सिस, ऑप्शन बी इज डिसइंफेक्शन, ऑप्शन सी इज एक्सपोजर टू केमिकल स्टरलाइंट्स, ऑप्शन डी इज ओपन फ्लेम इरेडिएशन. तो सही उत्तर को आप चुनिए एंड देन वी विल सी द एक्सप्लेनेशन. ओके, सो द आंसर इज डिसइंफेक्शन. डिसइंफेक्शन क्या होता है? ड्राई जो भी नॉन लिविंग सर्फेसिस होता है उनको हम जब क्लीन करते हैं तो उनका डिसइंफेक्शन करते हैं, और जनरली इसमें 100% बैक्टीरिया नहीं इरेडिएट होता, कुछ ना कुछ परसेंट कुछ रह जाता है, तो इसको हम बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशंस में नहीं मतलब लेके चलते हैं. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49. व्हाट डज इट सेज? What is the most important activity that you can perform to prevent the spread of infectious disease in a dialysis clinic? इनमें से कौन सी ऐसी गतिविधि है जो आप अपने डायलिसिस यूनिट के अंदर, ऐसी कौन सी प्रक्रिया जो आप अपने डायलिसिस यूनिट के अंदर परफॉर्म करें जिसके द्वारा आप क्या इन्फेक्शन डिजीज़ को फैलने से रोक सकते हैं डायलिसिस के अंदर? ऑप्शन ए इज़ वियरिंग अ मास्क, ऑप्शन बी इज़ वियरिंग ग्लव्स, ऑप्शन सी वियरिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ऑप्शन डी इज़ हैंड वॉशिंग. सही उत्तर को टिक करें एंड वी विल सी द एक्सप्लेनेशन. ओके, मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन. द राइट आंसर इज़ हैंड वॉशिंग. केवल हैंड वॉशिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, अगर वो सही तरीके से किया जाए तो मैक्सिमम जितने भी हॉस्पिटल इंड्यूस इन्फेक्शन होते हैं पेशेंट के अंदर, वो इन्फेक्शन कॉज जो होता है पेशेंट को, वो हम प्रिवेंट कर पाएंगे सिंपली हैंड वॉशिंग के. वियरिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वियरिंग ग्लव्स, वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं. अगर हैंड वॉशिंग प्रॉपर किया जाए तो इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है. Moving to question number 50th. What does it says? Which of the following should be done to prevent needle sticks? Choose all that applies. जितनी भी स्टेटमेंट सही है इस कंडीशंस को रिलेटेड, उन सभी को आप चूज़ करिए और अपने ऑप्शंस को लिख लीजिए एक जगह पर. क्वेश्चन यही कह रहा है कि किस तरीके से आप नीडल स्टिक इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं डायलिसिस के यूनिट के अंदर. ऑप्शन ए इज रिकैपिंग नीडल्स, ऑप्शन बी थ्रोइंग यूज नीडल्स इनटू पंचर रेजिस्टेंट कलर कोडेड कंटेनर्स,
ऑप्शन सी इज ब्रेक और बेंड द निडल, ऑप्शन डी लीविंग निडल्स ऑन द मेडिसिन कार्ड। सही ऑप्शंस को चूज करिए एंड देन वी विल सी द आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, थ्रोइंग यूज निडल्स इनटू पंचर रेजिस्टेंट कलर कोडेड कंटेनर्स। अगर हम निडल्स को पंचर रेजिस्टेंट कलर कोडेड, जो हमारे पास वाइट बॉक्स होता है ब्लू एक लाइन के साथ, उसी कंटेनर के अंदर अगर हम उनको डालें आफ्टर कटिंग द निडल्स जनरली, तो वो बेस्ट रहता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट सेज? इट सेज द पर्पज ऑफ प्राइमिंग द एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट विद सेलाइन ड्यूरिंग सेटअप। क्या पर्पज रहता है प्राइमिंग का एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट को सेलाइन के थ्रू ड्यूरिंग सेटअप? तो ऑप्शन ए इज टू रिमूव एयर एंड जर्मिसाइड्स बिफोर इनिशिएटिंग ट्रीटमेंट्स। पहला ऑप्शन ये बोलता है कि ताकि हम रिमूव कर पाएँ एयर और जर्मिसाइड्स को ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले। ऑप्शन बी क्या कहता है? टू बी सर्टन fibers are thoroughly filled and germicide before initiating dialysis। तो जो भी फाइबर्स हैं उनके अंदर हमारा जो सेलाइन है वो फिल हो जाए, वो प्रॉपरली ओपन अप हो जाए विद जर्मिसाइड बिफोर इनिशिएटिंग डायलिसिस। ऑप्शन सी सेज टू असेस द अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द डायलाइजर एंड चेक फॉर लीक्स। ऑप्शन डी सेज टू मेंटेन फाइबर नॉन कॉम्प्लायंस अंटिल द डायलिसिस बिगिन। सही ऑप्शन को टिक करें एंड देन वी विल सी द राइट आंसर। Moving to the right answer, the explanation says to remove the air and germicide before initiating the treatment। एयर को और जर्मिसाइड्स को हमें रिमूव करना हमारा मेन मकसद रहता है। अगर वो हम रिमूव कर लेते हैं प्रॉपरली देन वी कैन, वही हमारा मेन प्राइम पर्पज रहता है प्राइमिंग करने का। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलता है? ये कह रहा है मिस्टर सुमित्राज ड्राई वेट इज 62 kg। ये बहुत ही क्लिनिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कायदे से सुनिएगा। मिसेस सुमित्रा ड्राई वेट इज 62 kg एंड हर प्री ट्रीटमेंट वेट व्हेन शी केम इन फॉर द ट्रीटमेंट ऑन मंडे वाज 67। तो उनका ड्राई वेट 62 है और अभी जब वो मंडे को आए हैं डायलिसिस करवाने के लिए तो उनका वेट 67 kg है। फॉर हर ट्रीटमेंट द प्राइमिंग सलाइन अमाउंट इज 240 ml। 240 ml सलाइन हमने प्राइमिंग सोल्यूशन हमने ट्यूबिंग्स के अंदर डाल दिया है। द रिंस बैक अमाउंट इज़ 200 ml और जब हम री इन्फ्यूज़ करेंगे तो भी अराउंड 200 ml पेशेंट के अंदर चला जाएगा। फ्लूइड फ्रॉम मेडिकेशंस ड्यूरिंग, मतलब जो उन्होंने मेडिकेशंस लिया है वो अराउंड 100 ml कुछ ले लिया। अब शी इज़ नॉट अलाउड एनी फ्लूइड्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड वेट टू बी रिमूव ड्यूरिंग हर ट्रीटमेंट? कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड आप रिमूव करेंगे इनके ट्रीटमेंट के दौरान? तो इसमें कुछ आर्स का हमने अभी सीन नहीं क्रिएट किया, जस्ट जनरली हम कैलकुलेट करना है कितना हमने वेट गेन उनको प्रोवाइड कर दिया है, कितना हम जितना भी हमने एक्यूमुलेट कर लिया फ्लूइड उसको कितना अमाउंट में हम निकालने वाले हैं। इसका कोई भी आर्स या कोई अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट के अकॉर्डिंग कुछ भी वैसा क्वेश्चन नहीं है। तो सही ऑप्शन को चूज़ करिए। ऑप्शन ए इज़ 5000, ऑप्शन बी इज़ 5230 ml, सी इज़ 5540 ml, डी इज़ 5820 ml। सही ऑप्शन को टिक करें एंड देन वी विल मूव टू द आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द आंसर। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 5540 ml। और अब ये कैसे आया तो देखिए 67 से 62 kg हमने माइनस किया। 67 उनका भी एक्चुअल जो प्रेजेंट वेट है, 62 kg उनका ड्राई वेट था। दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 5 लीटर, अराउंड 5 लीटर। अब उन्होंने मेडिकेशंस के साथ अराउंड 100 ml और फ्लूइड इनटेक किया। जो रिंस बैक अमाउंट हुआ था वो अराउंड 200, क्योंकि जनरली हम जब भी पेशेंट को री इन्फ्यूज़ करते हैं ब्लड तो अराउंड 240 ml हमारा जो सॉल्यूशन होता है, सलाइन होता है, वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जाता है। जनरली ऐसे ही प्राइमिंग के टाइम भी होता है कि जब हम प्राइमिंग कर रहे होते हैं पेशेंट का, तो ऐसा नहीं है कि एकदम सारा का सारा हम सलाइन मतलब कहीं ना कहीं रिमूव आउट कर पाते हैं, कुछ हद तक पेशेंट के अंदर जाता है। तो ये प्राइमिंग इन सबको ऐड कर दिया और जो राइट आंसर हमारा वो 5540 ml हुआ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन ही है, उसी से रिलेटेड है। Based on Mrs. Sumitra's total amount of fluid to be removed, what is the ultrafiltration rate per hour in 4 hours treatment? कितना उनका अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट पर आवर रहेगा? तो जितना भी हमारा वॉल्यूम था उसको हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे और जो भी राइट आंसर होगा उसको टिक करेंगे। तो इसका आंसर होगा 1385 ml पर आवर। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये।
क्वेश्चन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट डज इट सेज। ये कह रहा है मेडिकेशन यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन द एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट्स। इनमें से कौन सा ऐसा मेडिकेशन है जो प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट के अंदर। सही ऑप्शन को चूज करें, देन वी विल सी द आंसर। बहुत बेसिक आंसर है ये, आई गेस हर बच्चे को पता होना चाहिए। आंसर इज हेपरिन। हेपरिन सोडियम इंजेक्शन जो आता है, जनरली ये 5 ml का वाइल होता है और इसमें 25,000 इंटरनेशनल यूनिट्स हेपरिन के होते हैं। हेपरिन का डोजेज अगर मैं आपको बताऊं तो जनरली हम डायलिसिस के अंदर 3 डोजेज के अंदर हेपरिन देते हैं। फर्स्ट होता है फ्री, जिसमें हम कोई हेपरिन प्रोवाइड नहीं करते पेशेंट को। फिर सेकंड डोज जो होता है वो लो डोज होता है या टाइट जिसको बोलते हैं। जनरली उसमें बोलस हम 2 रखते हैं और जो रेट होता है वो 1 ml/h की स्पीड से जाता रहता है। और जो स्टैंडर्ड या जो बोलस होता है स्टैंडर्ड बोलस, उसमें हम 4 बोलस देते हैं जिसमें 2 ml/h हमारा रेट चल रहा होता है हेपरिन पंप का। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था हेपरिन से रिलेटेड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट डज इट सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट एयर इन द ब्लड लाइन। इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं ताकि जिसके द्वारा एयर को प्रिवेंट किया जाए ब्लड लाइन्स के अंदर एंटर करने से। तो क्या कर सकते हैं आप। ऑप्शन ए है मेंटेन प्रिस्क्राइब ब्लड फ्लो रेट्स, ऑप्शन बी टाइटन ऑल कनेक्शंस, ऑप्शन सी मॉनिटर पेशेंट्स ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी अलाउ द नॉर्मल सलाइन बैग्स टू एम्प्टी। तो बहुत ही मतलब लॉजिकल सा आंसर होगा इसका। अपना आंसर प्लीज़ लिखें, देन वी विल सी द आंसर। टाइटन ऑल द कनेक्शंस, अगर हमारे कनेक्शंस ही लूज रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक पोर्ट रहेगा एयर का एंटर करने का ब्लड लाइन के अंदर। तो अगर हमने प्रॉपरली टाइटन कर दिया ऑल कनेक्शंस को, तो वी विल बी एबल टू ईजिली प्रिवेंट द ब्लड लाइन्स फ्रॉम गेटिंग एयर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 56, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ हाइपोटेंशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर डायलिसिस ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सा कॉज है हाइपोटेंशन का ड्यूरिंग एंड आफ्टर डायलिसिस ट्रीटमेंट। ऑप्शन ए इज यूरीमिया, ऑप्शन बी पेशेंट फॉरगेटिंग टू टेक देयर BP pills, ऑप्शन सी इज फ्लूइड ओवरलोड, ऑप्शन डी इज रिमूविंग टू मच फ्लूइड। सही ऑप्शन को टिक करें एंड देन वी विल सी द एक्सप्लेनेशन। ओके, मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन। रिमूविंग टू मच फ्लूइड, कई बार पेशेंट्स क्या होता है जितना उनका ड्राई वेट और अभी का वेट होता है उससे ज़्यादा फ्लूइड बता के वो रिमूव आउट करवाते हैं और फिर उनको कंप्लेंट्स होती हैं क्रैम्प्स की। जनरली वैसे पेशेंट फिर हाइपोटेंशन में भी जा सकते हैं और वो काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस बन जाती हैं फर्दर। तो जितना आपका वेट गेन हुआ होता है एक्चुअल में, उसी के अकॉर्डिंग आपको हमेशा डायलिसिस करवाना होता है। और जनरली हमारा जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है वही हमें बताता है कितना प्रिस्क्रिप्शन रहेगा इन चीज़ों में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन सेज डायलाइजर आर रीप्रोसेस मेनली बिकॉज। डायलाइजर जो होते हैं वो रीप्रोसेस होते हैं मेनली किस कारण से। Reprocessing reduces the cost of dialysis treatment. Reprocessing shorten the dialysis treatment. Reprocessing is a safer for staff. Reprocessing reduce the amount of plastic in landfills. अब सही ऑप्शन को चूज करें and then we will see the answer. Okay, the right answer is reprocessing reduces the cost of dialysis treatment. Generally क्या होता है कि ये जो फिल्टर होता है अराउंड 600 to 800 के बीच में पड़ता है और जो रीप्रोसेसिंग का कॉस्ट होता है वो जनरली 150 to 200 रहता है। तो इसके हेल्प से हम रीप्रोसेसिंग के हेल्प से कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट बना सकते हैं डायलिसिस ट्रीटमेंट को। तो ऑप्शन ए इज़ मोस्ट रेलिवेंट। हाउएवर रीप्रोसेसिंग रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक इन लैंडफिल्स, ये भी कहीं ना कहीं एक सही ऑप्शन है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट डज इट सेज विच ऑर्गेनाइजेशन सेट द स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर डायलिसिस रीप्रोसेसिंग। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स और रिकमेंडेशंस बनाती है डायलिसिस रीप्रोसेसिंग के रिलेटेड। ऑप्शन ए इज FTA, ऑप्शन बी CDC, ऑप्शन सी आर्मी, ऑप्शन डी CMS। सही ऑप्शन को चूज करें देन वी विल सी द आंसर। ओके, मूविंग टू द आंसर, देन द आंसर इज CDC, ऑप्शन बी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आप गूगल पे जाके पढ़िए, काफ़ी कुछ आपको पता लगेगा कि ये किस तरीके से काम करता है और क्या इनकी गाइडलाइंस हैं। और इसके बारे में इस विषय में हम प्रॉपर चर्चा करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट डज इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑन ए न्यू डायलाइजर। एक नए डायलाइजर पे कौन सा टेस्ट सबसे पहले परफॉर्म होना चाहिए बिफोर यूजिंग इट विद द पेशेंट, जनरली आइडियली कंडीशन में।
तो ऑप्शन ए इज HgB हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी इज TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ऑप्शन सी CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑप्शन डी इज TCV टोटल सेल वॉल्यूम। सही ऑप्शन को टिक करें एंड देन वी विल सी द राइट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द आंसर एंड आंसर इज TCV टोटल सेल वॉल्यूम। जनरली क्या होता है, डायलाइजर को फिल किया जाता है और उसके अंदर जितना भी वॉल्यूम आता है वो फिर हम ब्यूरेट के अंदर हम उसको मेज़र करते हैं। आफ्टर यूजिंग डायलाइजर जब हम वापस उसको रिप्रोसेस कर रहे होते हैं तो हम फिर से उसको फिल करते हैं और अब जो चेंजेस होता है ब्यूरेट के अंदर कंसनट्रेशन का, क्योंकि कुछ ना कुछ फाइबर बंडल्स होंगे वो मतलब क्लॉट हुए होंगे, तो जनरली जितना ब्यूरेट में पहले आ रहा था उतना अब प्रॉपरली नहीं आ पाएगा सेल वॉल्यूम जो होगा, जो भी हम फ्लूइड डाल रहे होंगे। इस बेसिस पे ये TCV का टेस्ट होता है, ये हमारा काम करता है। ओके, सो द राइट आंसर विल बी TCV टोटल सेल वॉल्यूम टेस्ट। Moving on to the next question, that is question number 60. What does it says? What are the steps for dialyzer reprocessing after a dialyzer treatment? Steps क्या रहते हैं dialyzer reprocessing के dialysis treatment में? तो option A is pre-cleaning, performance test, dialyzer resection, disinfection. Option B is labeling, TCV, performance test, disinfection. Option C is pre-cleansing, TCV, dialyzer resection and disinfection. Option D is pre-processing, TCV, performance test and disinfection. Choose the right answer and we will see the right option after this. Okay, moving to the explanation, the right answer is pre-cleaning followed by performance change, then dialyzer reaction और फिर disinfection। ये सही ऑर्डर रहेगा dialyzer reprocessing steps। जनरली क्या होता है, नया डायलाइजर आता है उसको प्री प्रोसेस किया जाता है, फिर रिंस और प्राइम किया जाता है, परफॉर्म करते हैं डायलिसिस ट्रीटमेंट, रिंस क्लीन करते हैं, फिर से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, फिर डिसइंफेक्ट किया जाता है और फर्दर वापस से रिंस करके रिप्रोसेस करके हम यूज़ कर लेते हैं उसको। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, पार्ट 4 ऑफ द MCQ सीरीज। होप यू एंजॉयड। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।